आज इम्पोर्टेंट पार्ट, वैसे तो हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में जनरली कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, जो कि टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मैंने कल भी बताया था आपको। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने सारे के सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं और उसके अंदर देखा है कि कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। कुछ गेट के क्वेश्चंस भी हमने कल देखे थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे और आज के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए यूज़ करते हैं, आई थिंक ये सभी को पता ही होगा कि नॉर्मल फॉर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है हमारा, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपने अभी तक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने पढ़ी है, तो वहाँ पर आपने देखा है कि कहीं ना कहीं रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमने देखा था मिनिमल कवर। मिनिमल कवर एक टॉपिक हमने पढ़ा था और उस टॉपिक में हमने देखा था कि वहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी मोर देन कुछ ऐसी थी जहाँ पर रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा था, एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो रिडंडेंट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था लॉसलेस डिकम्पोजिशन, तो मैंने आपको बताया था लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपका होना चाहिए। अगर लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है तो हमारा जो डाटा है वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, जिसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम ट्राई ये करेंगे कि वो लॉसलेस अगर है तो वो उसके अंदर रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी अगर है तो वो लॉसलेस नहीं होगा। तो ये देखेंगे, अभी धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे, तब ज़्यादा आपको डिटेल में पता चलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपकी कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होती है, जैसे कि नंबर ऑफ नॉर्मल फॉर्म होती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सिक्स नॉर्मल फॉर्म। 6 टाइप की नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहली जो 3 नॉर्मल फॉर्म है, इसके बीच में थर्ड के बाद एक नॉर्मल फॉर्म और होती है बीसीएनएफ। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो नॉर्मल फॉर्म है 1 टू लेके बीसीएनएफ तक, ये सारी की सारी किसके ऊपर अप्लाई होती है? आपकी एफडीज के ऊपर। सिंगल एफडी, मतलब ओवर एफडीज, एफडीज कितनी भी हो सकती है, मतलब वो सिंगल वैल्यू एफडीज होती है। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो आपका अप्लाई होता है, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये अप्लाई होता है आपका। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ओनली मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई होता है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हम बोलते हैं ज्वाइन डिपेंडेंसी नॉर्मल फॉर्म, जेडीएनएफ, ज्वाइन डिपेंडेंसी नॉर्मल फॉर्म, जिसको जेडीएनएफ भी बोलते हैं हम। और एक होता है सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, डीकेएनएफ। ठीक है, तो ये 6 टाइप की आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है, जो कि हम मेनली आपका गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बीसीएनएफ। तो ये चारों जो ऊपर की चारों नॉर्मल फॉर्म है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है डियर, तो इनको आपको मेनली करना है और डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या नॉर्मल फॉर्म कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है डियर, तो कैसे इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसमें रिडंडेंसी ज्यादा होती है, रिडंडेंसी हायर होती है एज कंपेयर टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ। ठीक है,
सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिडंडेंसी हायर होती है किससे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ, और आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो रिडंडेंसी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू द बीसीएनएफ, ठीक है। और बीसीएनएफ के अंदर 0% रिडंडेंसी होती है। क्लियर? एक सेकंड बस। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताओ। जी, सो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता रहा था नॉर्मलाइजेशन के अंदर। सर 4NF और 5NF को कमांडली बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी? नहीं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी 4NF। और सर ये 4 5 6 नहीं आता ना गेट में? नहीं, ये गेट में आएगा नहीं, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा इस तरह का पता होना चाहिए। 4 नॉर्मल फॉर्म किसके ऊपर अप्लाई होता है, मल्टी वैल्यू के ऊपर। 5th नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं हम ज्वाइंट डिपेंडेंसी नॉर्मल फॉर्म। ये नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन ना दे दे, 1 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, वो भी रेयर है। वो ये पूछ सकता है कि 5th नॉर्मल फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड, मतलब कौन सी डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 6th नॉर्मल फॉर्म कौन सी नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता गेट में। और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वहां पर भी 4th 5th 6th बस थ्योरेटिकल एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल के बेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फर्स्ट टू बीसीएनएफ तक आते हैं, एग्जाम्पल भी और कैसे भी आप समझ सकते हो। क्योंकि रिडंडेंसी जो होती है ना, 0% रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर जाती है आपकी बीसीएनएफ के अंदर, 0%। वो क्यों करती है वो अभी हम समझेंगे आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे, ठीक है आशीष? यस सो सर। आगे हम नॉर्मल फॉर्म को एक बार समझ लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म है क्या। बेसिकली अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर हम समझे तो जितने भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले हम बनाते हैं, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो भी होगा उसको हम बनाएंगे वो हमेशा सबसेट होगा किसका, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। कहने का मतलब है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अगर है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तो प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, फुलफिल करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो पहले क्या चेक करता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, तभी वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, वो चेक करेगा कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए पहली बार,
फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितने भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, उसके बाद आपका आता है BCNF। तो BCNF बेसिकली BCNF की अगर मैं बात करूं तो BCNF पहले होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, उसके बाद होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अभी हम समझेंगे ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिलेशन बनता है हमारा फर्स्ट सेकेंड BCNF एंड 3NF का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या। इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल फॉर्म अगर आपको करनी है तो कोई भी नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको बेसिक क्या क्लियर होना चाहिए, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन वाला जो पार्ट हमने किया था, दूसरा की एट्रीब्यूट कैसे निकलता है, क्लोजर कैसे निकलता है। क्लोजर की हेल्प से की एट्रीब्यूट निकले थे। की एट्रीब्यूट का मतलब है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की कैसे निकलती है या सुपर की कैसे फाइंड आउट होती है। और उसके बाद कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स है सभी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। और उसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट रह गए वो क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है डियर, तो अब समझते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या एक्चुअल में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारी होती है जिसके अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, कोई भी रिलेशन आर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, वो कब होगा, इफ एंड ओनली नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अभी एग्जांपल मैं दूंगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन आर, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड अगर इसी की बात करें तो इसको मैं कह सकता हूं अदर वर्ड्स में, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ आर मस्ट बी एटॉमिक। ठीक है, एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वैल्यू। हर एक एट्रीब्यूट रिलेशन के अंदर जो भी है वो सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना रहे हैं इस टाइप से SID, SNAME, CID। ठीक है जी, तो SID है मान के चलो S1, S2, S3, SNAME है ABC, और CID है C1/C2, C3/C4 एंड C3। इस टाइप से कोई वैल्यू दे रखी है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टेबल में ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा हमारे पास जब हमारे पास जो एट्रीब्यूट है अगर वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो CID है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये जो है ये क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा होता है कि पर्टिकुलर एक रो के अंदर एक ही वैल्यू कंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल रो के अंदर इस CID पार्ट में दो वैल्यू कंटेन है। तो मोर देन वन वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम मल्टी वैल्यू है वो। और एट्रीब्यूट को बोलेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो CID क्या है, हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है इस टेबल के अंदर। SID एंड SNAME दोनों के दोनों सिंगल वैल्यू है, मगर कोई भी एट्रीब्यूट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, दैट्स वाई ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम की टेबल है, वहां पर स्टूडेंट की ID होगी, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की
कोर्स होगा, कोई ना कोई ऑप्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 स्टूडेंट नेम है सुमित, वो कोर्स ऑब्टेन करता है, क्या वो सिलेक्ट करता है, मान लो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डीबीएमएस, ठीक है। कोई दूसरा स्टूडेंट है अमित, उसने ऑप्ट किया डीबीएमएस ओएस। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक स्टूडेंट दो कोर्स को ऑप्ट कर रहा है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो कोर्स नाम का जो एट्रीब्यूट है ये क्या है आपका, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। अगर किसी टेबल में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी एग्जांपल कर लेते हैं। ये तो है डाटाबेस में जो मैंने एग्जांपल लिए है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन है ए बी सी डी ई, ठीक है। एक रिलेशन दे रखा है हमें ए बी सी डी ई, और यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है इस टाइप की, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी एंड सी टेंड्स टू ए, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर आप क्लोजर निकालो। तो यहाँ अगर हम क्लोजर निकालें, ए का क्लोजर, तो ए के क्लोजर में क्या आया हुआ है, बी सी ए, ठीक है। बी के क्लोजर में सी ए बी, सी के क्लोजर में ए बी सी, तीनों में ए बी सी आया हुआ है अलग अलग अगर हम देखें, ठीक है। मगर क्या वो कैंडिडेट की है, तीनों के तीनों कैंडिडेट की है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डी और ई तीनों में ही नहीं आया हुआ, डी एंड ई तीनों के तीनों में नहीं आया हुआ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए डी ई, बी डी ई एंड सी डी ई तीनों के तीनों क्या है, हमारी कैंडिडेट की है। ये समझ में आ गई है बात, कैंडिडेट की कैसे निकल रही है? ये तो मैंने बता रखा है प्रोसीजर, सर। यस सर। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एट्रीब्यूट हमारा इसके अंदर नहीं है, कौन से एट्रीब्यूट, डी एंड ई, ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं टेबल के अंदर, मतलब डिपेंडेंसी के से जनरेट नहीं हो रहे हैं, डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ये शॉर्टकट है इसका। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सी होंगे, या तो वो एग्जिस्ट करेंगे जिसमें वैल्यू दिखेगी, मगर फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से होंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो होंगे जो हर एक कैंडिडेट की के अंदर आए हुए, हर एक कैंडिडेट की के अंदर, या मैं इसको कहूं हर एक कैंडिडेट की के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आएगा कैंडिडेट की में। मान के चलो कैंडिडेट की में मोर देन वन कैंडिडेट की है, तो उसके अंदर हर एक में कॉमन होगा एट्रीब्यूट, वो कौन सा होगा, जो कि अभी हमने देखा, जो कि किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं आया होगा, तभी तो वो होगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा हर एक कैंडिडेट की में, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा भी है कि डी ई किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं था, तभी ये तीनों कैंडिडेट की के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तीनों में कॉमन है। सर सपोज रिलेशन में ए नहीं होता तब भी डी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता? हाँ, जो भी एट्रीब्यूट आपका जितनी भी कैंडिडेट की है उसके अंदर अगर कॉमन है, मान के चलो यहाँ पर ई नहीं होता तो एडी बीडी सीडी होता, तीनों में तो डी कॉमन है ना। क्यों आया? क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है। जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है और वो रिलेशन में है तो वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। बात समझ में आ रही है? रिलेशन के अंदर है मगर फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं पर भी नहीं है, तो वो आपका एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई है? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कहें तो क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अभी? क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? No, sir. नहीं है? सोच के बताओ। D. Sir, DE multi-value attribute बताया ना आपने? हाँ, सर नहीं है। पक्का? Yes, sir. नहीं है. ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्या इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं? सर डी को हटा दो। डी को कैसे हटा सकते हैं? डी रिलेशन में है, डी सर को कैसे हटा सकते हैं? एफडी चेंज करके। नहीं, देखो ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसीजर होता है रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का। क्या कि जो भी रिलेशन है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको आप क्या करोगे? डीकम्पोज कर दो। किसमें डीकम्पोज करोगे वो बताएगा आपका कैंडिडेट की। ठीक है, ये कैंडिडेट की है आपकी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एडीई यहाँ पर आ जाएगा, एक कंपोजिशन ये हो जाएगा R1, एक कंपोजिशन हो जाएगा R2, एक कंपोजिशन हो जाएगा आपका R3। और ये ध्यान रखना तीनों में, तीनों के तीनों मतलब ऐसा नहीं है कि लॉसी डिकम्पोजिशन बन जाए। डिकम्पोजिशन इस टाइप का होना चाहिए कि वो लॉसलेस ही रहे। डिकम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो लॉसलेस ही रहे, लॉसी नहीं होना चाहिए। अगर सर वो वो तो लॉसी हो गया, सर वो तो कैंडिडेट की पे डिपेंड करेगा ना, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे कैंडिडेट की में आएगा। हाँ बिल्कुल, और कैंडिडेट की में आएगा तो वो हमेशा ही लॉसलेस होगा, हमेशा। अगर आपने कोई इधर उधर एट्रीब्यूट कर दिया तो गलत हो जाएगा ना, वो लॉसी बन सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने तो किया मगर आपने अपनी समझ के हिसाब से किया, वो गलत भी तो कर सकते हो, वो होएगा कैंडिडेट की के हिसाब से। अगर आपने लिखना चाह रहे थे डी, लिख दिया सी, पोजीशन चेंज कर दी तो वो गलत हो जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आप चेक कर सकते हो आफ्टर रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन यू हैव टू चेक दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉसलेस ऑलवेज। अगर लॉसलेस नहीं है तो जो डिकम्पोजिशन आपने किया है वो गलत किया है, मैं ये बोल रहा हूँ। डिकम्पोजिशन आप गलत कर सकते हो क्योंकि डिकम्पोजिशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? कैंडिडेट की के ऊपर। वो कैसे होगा वो अभी और एग्जांपल करेंगे हम, अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इस तरह का कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्या कि जैसे कि मान के चलो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिलेशन है R ABCDE, उसमें ये दिया हुआ है पहले से ही A BC एंड CD, ये तीनों के तीनों आपको कैंडिडेट की दी हुई है। तीनों की तीनों आपकी क्या है? ये कैंडिडेट की है। ठीक है, तो इसने ये पूछा हुआ है, इसमें ये बताइए विच इज मल्टी वैल्यू, which is multi-value attribute before 1F डिजाइन। बिफोर 1F कौन सा आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है? बता सकता है कोई या कोई भी नहीं है? ई हो सकता है कोई सर। नहीं है सर। कोई भी नहीं है, ई हो सकता है। ई हो सकता है ना सर? अभी बताऊंगा मैं कौन सा है आंसर। कोई भी नहीं है और ई हो सकता है। देखते हैं दोनों में से क्या आंसर होगा। कोई तीसरा आंसर इसके अलावा? नहीं है, चलो दोनों में से ही एक आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है नन ऑफ अबोव। नन ऑफ अबोव का मतलब है कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट की यहाँ पर दी हुई है, वहां पर हमने निकाली थी, तो मे बी आपने इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। कैंडिडेट की यहाँ पर निकाली नहीं है,
फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है यहाँ पर आपको रिलेशन दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, कैंडिडेट की का नंबर ऑफ कैंडिडेट की दे रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक रिलेशन है और इसके अंदर कैंडिडेट की गिवन है, ठीक है। तो ये जो ई है, अभी वासु का ये क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। ई जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में डी ई नहीं था तब ये ऐड हुआ था कैंडिडेट की में, अगर यहाँ पर ऑलरेडी कैंडिडेट की दी हुई है तो इसका मतलब कैंडिडेट की दी हुई है, तो जो ये कैंडिडेट की निकली है किसी ना किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी से निकली होगी, तो वहां पर ई एग्जिस्ट कर रहा होगा, ई तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो ये कैंडिडेट की है। समझ में आ गई ये बात, पहली बात वासु? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो कैंडिडेट की दी हुई है। अब इसने क्वेश्चन किया कि इनमें से कौन सा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है बिफोर 1f, मतलब 1f से पहले आपको ये बताना है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जब हमें रिलेशन दिया हुआ है, कैंडिडेट की दी हुई है, तो हमने अभी तक क्या समझा है कि कैंडिडेट की में जो कॉमन है एट्रीब्यूट, सभी कैंडिडेट की के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है अगर आया हुआ है कोई भी कॉमन, तो वो ही हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। यही हमने समझा था अभी तक। तो यहाँ पर कहीं पर भी तीनों के अंदर कोई कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा है, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं दे रखी, हम कैसे पता लगाए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो डाटाबेस नहीं दे रखा है, तो कैंडिडेट की से ही निकाल सकते हैं हम। समझ में आ रही है बात? तो कैंडिडेट की में तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, देन यू कैन से कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर, क्लियर हो गया। वेरी गुड। और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, 1F सर, ही एक चल मिनट। रहा है। हाँ जी। सर, जो आपने पिछले पेज पे डिकम्पोजिशन किया था उसका हम्म, 3R1 R2 R3 में, तो हाँ आपने बोला था कि इसको 1NF में चेंज करना है, तो ये अलग अलग 1NF में है। देखिए, तीनों के तीनों आपस में, ये तीनों ही अलग अलग 1NF में है, मगर इसको पूरे को बोलेंगे 1NF। 1NF का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी डिकम्पोजिशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फॉर्म में उसमें नहीं था, तो उसको हमने डिकम्पोज कर दिया। तीनों को चेक करेंगे हम, तीनों के तीनों आपके 1NF में होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों रिलेशन किसी एक रिलेशन से निकल के आए हैं, इसलिए हम इनको ये नहीं बोलेंगे कि ये तीन 1NF है। हमें तीनों में ये सेटिस्फाई कराना है कि 1NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर इसको समझे हम, तो ADE यहाँ पर है, तो ADE ये जो है वो हमारा क्या था, कैंडिडेट की था, तो हमने यहाँ पर ADE से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कंफ्यूज ना होना, अभी मैं समझाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल लेके। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कैंडिडेट की से, बड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए ये समझो, तीनों ही 1NF में है। ये क्यों है तीनों के तीनों? क्योंकि तीनों में ही कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की हमेशा यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है एक ही वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी हर एक रो के अंदर, कॉमन। Yes, sir. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो कि डिकम्पोजिशन हम किस लिए करते हैं, कि वो उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, उसको चेंज करने के लिए, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने डिकम्पोजिशन किया। अभी के लिए इतना ही किया है। कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं, कौन से रिलेशन के अंदर कौन से एट्रीब्यूट होंगे, वो अभी हम प्रॉपर एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखो, अभी आगे आएंगे, काफी एग्जाम्पल आएंगे इसको। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें भी 5 एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की दी हुई है क्या क्या, AB BC एंड CD। तो इसमें आपको ये बताना है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा है बिफोर 1NF। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट? इसका आंसर क्या होगा? None? सर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। वेरी गुड, नन ही होगा इसका भी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें है ABCDE, कैंडिडेट की दी हुई है यहाँ पर AB BC BD एंड BE। तो इसमें 1NF से पहले मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा होगा? बी। The B. B। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये
कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं 1NF, हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा सर मैं, हाँ जी सर जी, सर यहाँ पे जैसे ए बी बी सी बी डी होता, बी ई नहीं होता, हाँ तब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बी ही होता। बिल्कुल होता है डियर। बट सर कैंडिडेट बी की कोई जरूरी थोड़ा ना है दो दो में कॉमन निकले या 3 में निकले या 5 में निकले 10 में निकले, कॉमन तो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें देखेंगे ना। ओके सर। कैंडिडेट की फिक्स थोड़ा ना है कि कितनी है, यस कितनी भी हो सर, यस सकती सर। है ना। तो नेक्स्ट है, देखिए कोई और क्वेश्चन था, शायद किसी ने कोई पूछना चाह रहा था। नो क्वेश्चन, नो सर। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, एक कंक्लूजन है, ये ध्यान रखना, एफडी अगर हमें दी हुई है एक्स डिराइव वाई, एक्स अगर डिटरमाइन कर रहा है वाई को, अगर रिडंडेंसी फ्री है, इज फ्री, ये यहाँ पर लिखा है इज फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, वो कब होगी? अगर हमें रिडंडेंसी बिल्कुल फ्री कराना है, वो इफ एंड ओनली इफ, या तो BCNF में होगा। बीसीएनएफ में होगा। अभी देखते हैं, एक्स अगर ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है वाई के, इसको क्या कहते थे हम? ट्रिवल एफडी। अगर सारी की सारी एफडी आपकी ट्रिवल है, ठीक है, सारी की सारी एफडी अगर ट्रिवल है, दूसरा दूसरा है रिडंडेंसी रिमूव बिल्कुल होगी, वो कब होगी आपकी? एक्स अगर सुपर की है तो। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये एक तरह का कंक्लूजन है, वो अभी आगे हम कंक्लूजन लिखना था मेरे को, मगर मैंने बीच में इसलिए लिखा है कि आपको अगली नॉर्मल फॉर्म बताने से पहले आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी हम आगे मूव कर रहे हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एफडी आपको दी हुई है एक्स डिटरमाइन वाई, वो रिडंडेंसी से फ्री कब होगा? दो ही केस है, या तो वो ट्रिवल एफडी है, मतलब ए बी डिटरमाइन बी है, बी डिटरमाइन सी, सॉरी बी सी डिटरमाइन सी है, या आप कह सकते हो सी डी डिटरमाइन डी है। तो सारी की सारी एफडी अगर ट्रिवल है, या दूसरा केस है कि जितनी भी एफडीज है उनके अंदर सुपर की एग्जिस्ट कर रही है। मान के चलो यह है आपका एक रिलेशन ए बी सी, ए बी डिटरमाइन सी कर रहा है, सिर्फ एक ही एफडी है, तो ए बी का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो क्या आएगा? ए बी सी आएगा ना। ठीक है, रिलेशन के अंदर क्या है? ए बी सी है, ए बी के क्लोजर में क्या आ गया? ए बी सी, और ए बी कहाँ पर है इस एफडी के अंदर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक ही एफडी है, और ये एफडी में एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स, एक्स जो है वो अगर सुपर की है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली एफडी बिल्कुल रिडंडेंसी फ्री है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? इसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी नहीं है। एक कोल इंडिया का पेपर आया था, कोल इंडिया गवर्नमेंट है ये, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, रिलेशन है उसके अंदर दो ही एट्रीब्यूट है ए एंड बी, तो उसमें पूछा कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होगा? देयर इज नो डिपेंडेंसी इज गिवन, देयर इज नो डाटा इज गिवन, database, only relation is given and two attribute, so which normal form that will be satisfied? So ये which normal form that will be satisfied, तो obvious सी बात है, या तो A डिटरमाइन B करेगा या B डिटरमाइन A करेगा। ठीक है जी, यही होगा ना प्रॉपर्टी, या तो A डिटरमाइन B होगी या B डिटरमाइन A होगा। तो ऑप्शन दे रखा था 1NF, B दे रखा था 2NF, C दे रखा था 3NF एंड D दे रखा था BCNF। सर BCNF। BCNF is the correct option. Why? सर रिडंडेंसी नहीं होगी एक तो।
नहीं नहीं और नहीं सर ए टेंस टू बी कर रहा है, इसमें मल्टी वैल्यू नहीं होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होंगे, और ए सुपर की होगा इसमें, मतलब कैंडिडेट की देखो, प्राइम एट्रीब्यूट। जो आपने लास्ट में बोला है ना वो वैलिड आंसर है। ये जो प्राइम आपने एट्रीब्यूट पहले बोला होगा ना एटॉमिक वैल्यू नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये तो 1NF में हो चुकी है। हमें एटॉमिक वैल्यू और उसको नहीं देखना है। एटॉमिक वैल्यू अगर नहीं है तो सेकंड एंड नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो रिडंडेंसी रहेगी। मेन पॉइंट क्या है कि मैंने अभी बोला फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी कब होगा, सुपर जब की होगा। x डिटरमाइन y अगर है और x या तो सुपर की हो या फिर x इज ए सुपर सेट ऑफ द y। वो कब होता है, जब ट्रिपल एफडी होती है। और x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5 कब होगा, जब नॉन ट्रिपल होगी। तो यहाँ पर नॉन ट्रिपल तो है ये, मतलब इसको आप ऐसे समझो एक रिलेशन है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं। तो दो एट्रीब्यूट अगर दे रखे हैं, उसने पूछा कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी जिसके अंदर ये सेटिस्फाई करेगा। इसने ये नहीं पूछा कि रिडंडेंसी फ्री होगा, इसने ये कहा है कि दो ही एट्रीब्यूट है और उसके अंदर ये कौन सी रिडंडेंसी सॉरी कौन सी नॉर्मल फॉर्म में सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा BCNF के अंदर। क्यों, क्योंकि दो एट्रीब्यूट है तो उसके दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो A डिटरमाइन B करेगा या B डिटरमाइन A करेगा। तो A का क्लोजर निकालेंगे तो सुपर की आ जाएगी, ये सुपर की आ गई। B के क्लोजर निकालेंगे तो ये सुपर की आ जाएगी। ठीक है जी, BCNF में होता ही यही है। या मैं कहूं रिडंडेंसी रिमूव अगर करें तो उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो BCNF की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। अभी हम आगे BCNF को पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना समझो कि दो एट्रीब्यूट है वो BCNF में हमेशा होता है। रिलेशन के अंदर दो ही एट्रीब्यूट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी, कोई कुछ नहीं दे रखा। अगर रिडंडेंसी बिल्कुल जीरो है तो वो BCNF के अंदर ही होता है। वो कब होता है, क्योंकि नॉन ट्रिवल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। यस ओके, सो अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर रिडंडेंसी कहाँ कहाँ पर अगर हम देखें। अभी ये वाले एग्जांपल तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिखी हुई है, क्या x जो है वो अगर सुपर की नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। x इज नॉट सुपर की ऑफ R। अगर x जो है वो सुपर की नहीं है, अभी हमने देखा कि x टेंड्स टू y है, x इज ए सुपर की, देन यू कैन से दैट विल बी फ्री फ्रॉम द रिडंडेंसी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगर x सुपर की नहीं है रिलेशन R का तो क्या होगा। तो उसके इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, अगर वो सुपर की नहीं है तो x जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कैंडिडेट की का। ये बात सही है या नहीं सही है। अगर x इज नॉट ए सुपर की ऑफ R तो x क्या होगा, दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ये बात कितनी सही है, ये समझ में आ रहा है पॉइंट। सर एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट कैसे हो सकता है? अगर आपने कैंडिडेट की समझी है, सुपर की समझी है, तो ये लाइन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसका मतलब या तो याद नहीं आ रहा है आपको पॉइंट्स। मैंने सर आपको क्या सुपर की बताया का था, तो समझ आ गया मुझे। मैंने क्या बताया था, ए बी सी ए बी डी, इनमें ये तीनों की तीनों सुपर की है। तो हाँ ये जी। दोनों क्या हो जाएगी आपकी, सुपर की हो जाएगी। और जो हाँ स्मॉलेस्ट वाला होता है वो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो कैंडिडेट, अच्छा जाएगी। हाँ याद आ ठीक रहा है। है। यस सर यस सर। ठीक है, तो अगर ये सुपर की नहीं है, सुपर की नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका जो सुपर सेट है सॉरी इसका जो सबसेट है प्रॉपर सबसेट वो कैंडिडेट की होगा। अगर ये सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की भी नहीं होगा, कैंडिडेट की भी नहीं होगा ना ये। अगर ये सुपर की नहीं है, सुपर की होता है तभी तो हम कैंडिडेट की बोलते हैं इसको हम।
मिनिमल यस सर, सुपर यस की सर। हो। जब ये सुपर की ही नहीं है तो कैंडिडेट की भी नहीं होगा। ये कैंडिडेट की कब नहीं होता? जब इसके प्रॉपर सबसेट में, क्लोजर में, प्रॉपर सबसेट के क्लोजर में अगर रिलेशन आ जाए, तभी तो ये कैंडिडेट की नहीं होता था। याद है? कहीं ना कहीं रिलेशन में, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है क्लोजर। तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर ये सुपर की नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? याद आ गया? यस सर है। समझ में आ गए लाइन? यस हाँ जी सर, सर। आगे। दूसरा, और दूसरा है यहाँ पर एक्ट, अगर ये सुपर की नहीं है दैट मीन ये कैंडिडेट की भी नहीं है। तो कैंडिडेट की नहीं है तो कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते थे वो क्या कहलाते थे? प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। भाई अगर ये कैंडिडेट की नहीं है तभी तो इसका प्रॉपर सबसेट कहीं ना कहीं कैंडिडेट की निकला है। ठीक है, ठीक है। हम ये वाली जो लाइन लिख रहे हैं ना वो इसकी बेस पे लिख रहे हैं। मतलब एक्स अगर सुपर की नहीं है तो या तो पहला केस होगा, पहला नहीं है तो दूसरा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या क्या केसेस हो सकते हैं अगर ये सुपर की नहीं है? तो ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है कैंडिडेट की का, या फिर ये सुपर की नहीं है तो एक्स जो है वो क्या होगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। क्योंकि सुपर की, सॉरी, कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ये सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की भी नहीं है, तो इस एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे हम? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे ना। बात समझ में आ गई है? अगर ये सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की कैसे हो सकता है? एक्स। तो अगर ये कैंडिडेट की नहीं है तो कौन सा एट्रीब्यूट होगा? ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? ये और है डियर, ये समझ लेना। और का मतलब है इसके रिफ्लेक्ट में या तो ये होगा या ये होगा या तीसरा पॉइंट होगा, फिर और है। मतलब ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक्स अगर सुपर की नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। इसको ऐसे ना समझना इसके बाद ये लाइन है, ये और है बीच में। ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन में या तो ए पार्ट होगा, इसके रिफ्लेक्शन में या बी पार्ट होगा, या इसके रिफ्लेक्शन में सी पार्ट होगा। क्लियर है पॉइंट? तो डाउट तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही? सर क्लियर है सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के रिफ्लेक्शन में है, ना कि एबीसी को ज्वाइंट करो आप आपस में। ज्वाइंट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सी जो है वो क्या होगा? वो एक्स जो है वो हो सकता है क्या? इज द कॉम्बिनेशन, एक्स जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन किसका? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एक्स जो है अगर सुपर की नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एज वेल एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एक्स। ठीक है, तो ये तीन लाइन है जो कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपका गेट में आया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए बेसिकली। थियोरेटिकल हो या ना हो, मतलब कैसा भी किसी भी सेंस में आ जाए, आप मीनिंगली उसको कर पाओ। मेरा कहना ये था सिर्फ इनके पीछे, लिखने के पीछे। ठीक है, सर एक बार इसको एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जाम्पल डियर ये बता रहा है एक्स अगर सुपर की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो यहाँ ए बी टेंस टू सी और सी टेंस टू बी, बी टेंस टू ई एंड ये ले लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो दो मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी ली है। ए बी टेंस टू सी, डी टेंस टू ई। रिलेशन में हमें दे रखा है ए बी सी डी ई। ठीक है जी, अब यहाँ पर ए बी का क्लोजर निकालो। लेफ्ट वाले का क्लोजर निकालेंगे हम। ए बी का क्लोजर में क्या क्या आ गया?
ABC आ गया, ABC, D के क्लोजर में क्या आया है, DE, DE। तो क्या दोनों में कोई भी कैंडिडेट की निकल रही है, मतलब सुपर की हो रही है? no नहीं हो sir, रही। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो, AB दैट इज नॉट सुपर की। स्टेटमेंट ये है, AB दैट इज नॉट सुपर की। तो पहला पॉइंट, X इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, मतलब X क्या है, दिस वन AB। ठीक है, AB इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। AB जो है वो सुपर की नहीं है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, या तो A होगा या B होगा। वो सुपर की हो सकता है, मतलब कैंडिडेट की हो सकता है, तभी तो ये सुपर की नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, X जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। अगर ये सुपर की नहीं है तो A एंड B दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। मैं इसलिए एग्जांपल इसमें प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, आपको मीनिंग समझना है, सिर्फ जो सर मीनिंग है ना वो आप समझिए इसमें। सर हाँ। अगर ए बी अगर सुपर की नहीं है तो फिर ए और बी कैंडिडेट की कैसे हो सकती है सर? yes sir, वो भी कैंडिडेट की नहीं होगी ना। ओनली A या ओनली B कैंडिडेट की नहीं हो सकती। नहीं सर, ए बी अगर सुपर की नहीं है तो फिर कैसे होगी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ए अगर A भी सुपर की नहीं है तो ये कैंडिडेट की नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि A के साथ B जुड़ेगा या B के साथ A जुड़ेगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको है ना दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट का। एक मिनट, एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। सर प्रॉपर्टी तो हर एग्जांपल में सेटिस्फाई होनी चाहिए ना सर? क्यों? सर जैसे ये एग्जांपल था तो इसमें भी ए बी सुपर की नहीं थी, तो इसके लिए भी तो एक्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए था ना? एक्स नहीं है ना, A भी है ना, ये मैंने हाँ, A ए और बी B लिख मतलब दिया यहाँ पर, A और B लिख दिया, अकेला A अकेला B लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ए मतलब बी जो है, ए बी प्रॉपर सबसेट थोड़ा है इसका। ए बी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ना सर कैंडिडेट की का, क्योंकि एक्स तो ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स नॉट सुपर की ऑफ आर, एक्स नॉट सुपर की ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ कब होगा? एक्स अगर सुपर की नहीं है, मतलब ये क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट ए सुपर की। अगर एक्स जो है वो सुपर की नहीं है, वो कब होता है सुपर की, कब नहीं कब होगा ये, तो इफ कब एंड नहीं ओनली। होगा? हाँ, कब सुपर की नहीं होगा, जब इफ एंड ओनली, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं स्किप कर गया, इफ एंड ओनली एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। एक्स जो है दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, तभी तो हम एक्स नॉट ए सुपर की। हाँ, थोड़ा सा उल्टा ले लिया हमने इसको, ऐसे समझो, देखो हमने अभी समझा था थोड़े टाइम पहले, ए एंड बी दोनों के दोनों किसके सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्स नॉट द सुपर की ऑफ आर, वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं, इसका ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या है, ए है और बी है। ठीक है, ए बी को अगर हम एक्स मानते हैं तो उसका प्रॉपर सबसेट, एक्स के प्रॉपर सबसेट क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है डियर, ये बात क्लियर है? यस सर। ए बी को अगर मैं एक्स मान रहा हूं तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये कह रहा है एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, मतलब ये इसको ऐसे समझा रहा है कि x जो है दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तब आप अगर तब कहोगे कि x जो है वो सुपर की नहीं है। यही हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था। कैसे? फंक्शनल डिपेंडेंसी पे ना जाओ, अभी आप क्या समझो, ए बी अगर मैं कहता हूं कि ये सुपर की नहीं है, मतलब कैंडिडेट की मान लो, नॉट ए कैंडिडेट की, वो कब होगी, जब इसका ए का क्लोजर में रिलेशन है या बी के क्लोजर में रिलेशन है। ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी के बीच में रिलेशन
दोनों के में से किसी न किसी एक के अंदर क्लोजर में रिलेशन अगर है, तभी हम कहते हैं कि ए बी जो है वो सुपर की नहीं है। ठीक है जी। सर जैसे ए बी अगर सुपर की है, सपोज ए बी अगर सुपर की है, तो जो उसका प्रॉपर सबसेट है ए और बी, उस नहीं ए बी अगर कैंडिडेट की है तो उसका प्रॉपर सबसेट ए और बी वो नहीं होगा, सुपर की नहीं होगा, ये हाँ बोल रहा है ना फर्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है ना वही यहाँ पर लग रही है, बस यहाँ पर बस एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसने बताया। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, मतलब ये कह रहा है कि अगर अगर वो सुपर की नहीं है तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे। x इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तभी हम कहेंगे कि x नॉट द सुपर की ऑफ R। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अभी तक तो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्कस किया है। मेन जो क्वेश्चन आता है ना वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बहुत रेयर आएगा, क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है। मेन आता है आपका सेकंड थर्ड, इसमें कंफ्यूजिंग है थोड़ा, सेकंड थर्ड एंड BCM। अभी मैं इसका एक नवार्थे का एग्जांपल भी लूंगा काफी बड़ा, पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म है क्या, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है क्या। सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है क्या, इसके अंदर कहता है कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसेप्ट आएगा, फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी। और एक होता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, वो डिपेंडेंसी को ही यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये एक्स वाई डिटरमाइन कर रहा है किसको, जेड को, और वाई डिटरमाइन कर रहा है अगेन जेड को। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि अगर कोई भी, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर वेरी फर्स्ट टर्म है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, दूसरी कंडीशन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो है फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी। फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी, तो फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी कंसेप्ट क्या होता है, वो होता है आपका जिसके अंदर हम अगर कोई भी, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये दो डिपेंडेंसी दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने देखा रिलेशन के अंदर तीन एट्रीब्यूट है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई का क्लोजर निकालेंगे हम। एक्स वाई का क्लोजर निकाला तो क्या क्या आ गया, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये किससे आया, इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से आ गया। फिर हम y से देखेंगे कि यहाँ पर y टेंड्स टू z भी है, कहने का मतलब हमें पता चल चुका है कि एक्स वाई दैट इज ए कैंडिडेट की, हमें पता चल चुका है कि एक्स वाई जो है वो एक कैंडिडेट की आ चुकी है। और कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी डिपेंडेंसी देखी हमने, तो दूसरी डिपेंडेंसी के अंदर देखो ये जो है ये किसका पार्ट है, प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट है, या मैं ये कहूँ कैंडिडेट की का पार्ट है। तो यहाँ पर ये कहता है ये है पार्शियली डिपेंडेंसी, कहने का मतलब ये है जब ये जेड वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जेड जो है वो पूरे इसके ऊपर डिपेंड कैसे कर सकता है, या पूरे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसके ऊपर कैसे कर सकता है। तो या तो जेड एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो वाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स वाई दोनों मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, जेड को, तो वाई अकेला जेड को कैसे डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, जब एक्स और वाई दोनों मिलके जेड को डिटरमाइन कर रहे हैं तो वाई अकेला जेड को अगर डिटरमाइन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है वो अधूरी है, जिसको हम बोलेंगे पार्शियली है। तो ये पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फुली डिपेंडेंसी का मतलब होता है किसी का भी क्लोजर आपने निकाला,
फुली डिपेंडेंसी का मतलब होता है किसी का भी क्लोजर अगर आपने निकाला और वो पूरे रिलेशन को डिफाइन कर रहा है तो वो होता है फुली डिपेंडेंसी। और पार्शली होता है कि उनमें से ही कोई ना कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन अगर कर रहा है, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर की एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को तो ओके है, तो ये तो ओके है। की एट्रीब्यूट का मतलब है कैंडिडेट की, सुपर की, कोई भी की। मगर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? एक सिंगल एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या है? वो मोर देन वन की का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मगर प्राइम एट्रीब्यूट आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो ये चीज अलाउड नहीं है, इसको बोलते हैं पार्शियली डिपेंडेंसी। ठीक है, अभी एग्जांपल से करेंगे हम। छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, इतना समझ में आ गया? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड, नो पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड। फर्स्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड है नो पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड। मींस फुली डिपेंडेंसी होनी चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी होनी चाहिए। या मैं इसको कहूं कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिख रखी है, मीनिंग एक ही है। फुली डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। या ये कहें जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी की एट्रीब्यूट। ठीक है डियर, इतना समझ में आ गया आप लोगों को सेकंड नॉर्मल फॉर्म? एग्जांपल में बता देता हूँ। एग्जांपल वैसे मैंने लिखा भी है एक्स वाई टेंस टू, फिर भी हम एक बड़ा सा एग्जांपल लेंगे, उसमें ज्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ का बता दूं, उसके बाद बड़ा सा एग्जांपल होगा, उसमें सारी नॉर्मल फॉर्म कवर होगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब क्लियर नहीं है? सर क्लियर है सर। चलो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के ऊपर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी होती है आपकी? वो होती है जैसे कि यहाँ पर तीन सेट में बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स जो है वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई जो है वो जेड को डिटरमाइन कर रहा है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यही होती थी क्या, कि अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई एंड वाई डिटरमाइन कर रहा है जेड, तो इस टाइप की सिचुएशन अलाउड नहीं है इसके अंदर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउड। बस उसमें एक कंडीशन है, वो मैं अभी बता देता हूँ। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउड इन केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पहला तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दैट विल बी अलाउड। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? x टेंड्स टू y, y टेंड्स टू z। इस टाइप की जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है डियर, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी, याद आ रहा होगा आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी सिचुएशन इसमें अलाउड है और कौन सी सिचुएशन अलाउड नहीं है। जैसे कि मान के चलो, एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, वो और कर लेते हैं। यहाँ पर ये कहता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो नवाथे में दे रखी है, जो क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी, वो क्या करेगी? एक्स डिटरमाइन वाई अगर दे रखा है तो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड या तो सुपर की हो। हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर सुपर की है या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है। हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को वन बाय वन चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो डिपेंडेंसी है। वो एग्जांपल से हम देखेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझो कि लेफ्ट हैंड साइड मान के चलो आपको इस तरह की कोई दे रखा है, a टेंड्स टू b, b टेंड्स टू c,
C टेंड्स टू D, ठीक है जी। तो A का क्लोजर आपने निकाला, रिलेशन दे रखा है ABCD, तो यहाँ पर A का क्लोजर निकाला तो A का क्लोजर में ABCD आया हुआ है, तो A जो है वो क्या आ गया आपका सुपर की, तो दैट विल बी अलाउड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर देखेंगे B का क्लोजर, B के क्लोजर में देखा हमने, B के क्लोजर में आया हुआ है B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D, तो BCD आ गया, तो ये जो है वो सुपर की नहीं है, ये नहीं है। तो राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी अलाउड है। मगर राइट हैंड साइड में C आया हुआ है, C इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, सो ये हमारा अलाउड नहीं होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। फिर C का क्लोजर निकालेंगे, C के क्लोजर में वासु, कोई डाउट है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर नहीं है डाउट। वासु भाटिया कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? दो सर क्लियर है। तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। सी के क्लोजर में आपका क्या है, सी एंड डी दोनों के दोनों आएंगे और उसमें ए बी नहीं आया, तो दैट्स व्हाई सी इज नॉट द पार्ट ऑफ सुपर की, सी इज नॉट द पार्ट ऑफ सुपर की। डी चेक करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी अलाउड नहीं है। इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई है, ये क्लियर है ना पॉइंट। अब बात करते हैं हम, ये तो हुआ डेफिनेशन इसकी, ये पहली डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है इसकी, ये तो है शॉर्टकट डेफिनेशन में। अब दूसरी है, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में दो केस बनेंगे क्या, पहला चीज कि अगर मान के चलो x डिटरमाइन कर रहा है y को और y डिटरमाइन कर रहा है z को, ठीक है जी, x जो है वो सुपर की है और y आपका क्या है, नॉट सुपर की, y जो है वो सुपर की नहीं है, और z भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या ये चीज अलाउड होगी, बता सकते हैं कोई? यस सर, अलाउड है? यस सर। नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं है। सर सुपर की में तो सारे ही आएंगे ना। देखिए ये दो डिपेंडेंसी है, एक डिपेंडेंसी नहीं है। x डिटरमाइन y कर रहा है तो ये तो ओके है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, या तो ये सुपर की हो या फिर ये प्राइम एट्रीब्यूट हो, दो चीज को मिक्स ना करो डियर। यहाँ पर क्या है, x डिटरमाइन y कर रहा है तो ये तो ओके है, ठीक है, मगर y डिटरमाइन z कर रहा है, ये y जो है वो क्या है, नॉट ए सुपर की। नॉट ए सुपर की का मतलब ये डिफाइन है, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं है, हमें ये डिफाइन कर दिया कि ये सुपर की नहीं है। अगर ये सुपर की नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं, y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए, तो z जो है हम ये चेक करेंगे प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी नहीं है, तो ये तो फेल हो गया ना। अगर ये फेल हो गया और ये यस है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे होगा, दो डिपेंडेंसी है, दोनों डिपेंडेंसी में से एक फेल हो गई ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। बात समझ में आ गई, इसीलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सर अगर ये x टेंस टू y हो और x टेंस टू z हो तब तो हो जाएगा ना 3NF में। दोबारा बोलना, x टेंड्स टू y और x टेंड्स टू z, बिल्कुल, क्योंकि ये सुपर की है। अगर ये सुपर की है तो ये भी x है, ये भी सुपर की होगा, तो राइट हैंड साइड में हमें चेक ही नहीं करना, दोनों के दोनों अलाउड है थर्ड एनएफ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर अगर y जो है प्राइम एट्रीब्यूट होता तब भी वो 3NF नहीं होता ना। y अगर प्राइम एट्रीब्यूट होता, सुपर की हटा दूं मैं यहाँ पर, और प्राइम एट्रीब्यूट, ये कहना चाह रहे हो डियर आप? यस सर। हाँ, तो भी नहीं होता, क्योंकि राइट हैंड साइड प्राइम में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, तो y इज दैट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड। नहीं सर, जैसे इसमें ये दो डिपेंडेंसी वो बन रही है ना, दो एफडीज बन रही है, x टेंस टू y और एक y टेंस टू z। तो जो x है तो वो तो सुपर की होती, तो फर्स्ट वाली एफडी तो हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर सेकंड वाले में हाँ y सुपर की होना चाहिए या फिर तो z नॉन प्राइम नहीं प्राइम होना चाहिए ना। हाँ, तो y जो है आप कह रहे हो कि वो प्राइम एट्रीब्यूट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और z जो है वो नॉन प्राइम है, तो भी ये नहीं होगा, तो भी नहीं। क्योंकि लेकिन अगर राइट y हैंड साइड, सुपर की, तो ये सेकंड से एलिमिनेशन हो जाएगी ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से। हाँ देखो हम हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं,
ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी मैं जो बड़ा सा एग्जांपल बार बार बोल रहा हूँ उसमें हम सारी टेस्टिंग करेंगे, सारी नॉर्मल फॉर्म की। तो हम ऑलवेज दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब है बीसीएनएफ सबसे पहले, सॉरी थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ नहीं है तो बीसीएनएफ, बीसीएनएफ नहीं है तो सेकंड एनएफ, और सेकंड एनएफ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ तो होगा ही होगा। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्यों ट्राई करते हैं हम, बीसीएनएफ की फॉर्म में सर क्यों ट्राई करते हैं हम? सर फर्स्ट एनएफ ही नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ही क्यों सर? आगे बढ़ेंगे क्यों मतलब? अगर फर्स्ट मतलब सर अगर कोई डिपेंडेंसी जैसे फर्स्ट एनएफ में नहीं है तो फिर वो सेकंड में भी नहीं होगी, थर्ड में भी नहीं होगी। हम फर्स्ट एनएफ क्यों चेक करेंगे? हम तो हाईएस्ट की तरफ जाएंगे ना पहले। हम फर्स्ट एनएफ क्यों करेंगे? फर्स्ट एनएफ तो बाय डिफॉल्ट होता ही है डियर। कोई भी क्वेश्चन है वो रिडंडेंसी ज्यादा किस में होती है, फर्स्ट एनएफ में या बीसीएनएफ में? हम किसको ट्राई करेंगे पहले? 0% रिडंडेंसी को ट्राई देखेंगे। करेंगे ना। हम हमेशा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे जिसमें रिडंडेंसी 0 हो। वो कौन सी होती है? बीसीएनएफ। बीसीएनएफ में नहीं है तो थर्ड एनएफ, उसमें थोड़ी कम होती है, ठीक है, रिडंडेंसी होती है उसमें। फिर उसके बाद देखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उसमें रिडंडेंसी और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ। फिर सबसे हाईएस्ट रिडंडेंसी मतलब जो डुप्लीकेसी है वो फर्स्ट एनएफ में होती है। फर्स्ट एनएफ में हमने डिकम्पोज तो किया, मगर ऐसा नहीं है कि उसमें रिडंडेंसी 0 हो गई। रिडंडेंसी उसमें एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं, इसीलिए तो सेकंड एनएफ आया। सेकंड एनएफ में भी रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए तो थर्ड एनएफ आया। हमें क्या ट्राई करना होगा? क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू y, y टेंड्स टू, इस तरह से सो मेनी डिपेंडेंसी दे दी, और उसमें ऑप्शन दे दिया 1NF, दूसरा ऑप्शन दे दिया सेकंड NF, और थर्ड ऑप्शन दे दिया 3NF, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया BCNF, तो बाय डिफॉल्ट 1NF तो है ही डियर। 1NF तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। हमें क्या चेक करना होगा? लोवेस्ट लेवल या हाईएस्ट लेवल? ये तो हमेशा होगा। जब नन ऑफ दीज नहीं है तो 1NF तो होगा ही होगा। वो बात समझ में आ रही है आई थिंक आशीष? यस सर। तो हमें क्या चेक करना होगा? हमें तो ये चेक करना है ना कि पहले वो बीसीएनएफ है या नहीं है। अगर ये नहीं है फिर हम चेक करेंगे 3NF में है या नहीं है। ये भी नहीं है फिर हम चेक करेंगे 2NF में है या नहीं है। ये भी नहीं है तो हम कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये तो आंसर है ही, फर्स्ट एनएफ में तो होगा ही होगा। वो सबसे ज्यादा रिडंडेंसी होती है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली जो हमने थर्ड एनएफ में पढ़ा वो क्या था हमारा? x टेंड्स टू y हमें दिया हुआ है, और इसके अंदर ये सुपर की है, और यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो हम क्या कहते हैं कि ये थर्ड एनएफ में है, ठीक है जी। एक चीज और मैं बता रहा था आपको, वो बार बार कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं तो वो माइंड से निकल जाता है। हाँ, यही चीज कि अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, जैसे कि x टेंड्स टू y और y टेंड्स टू z, ठीक है डियर, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होते हुए भी ये थर्ड एनएफ में है। कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये दे रखा है कि ये सुपर की है, और ये दे रखा है कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है। कहने का मतलब है, ये डायग्राम दे रखा है आपको, x इज ए सुपर की वेयर x टेंड्स टू क्या हो रहा है? y, और y जो है, क्या ये नहीं हो सकता भाई? x के अंदर कंटेन हो रहा है z, तो प्राइम एट्रीब्यूट होगा ना। क्यों? x इज ए सुपर की। x अगर सुपर की है और सुपर की के अंदर ही z कंटेन हो रहा है, x इज द सिंपल नोटेशन, नॉट ए सिंगल एट्रीब्यूट। ये ध्यान रखना, x is not a single attribute. X may be the combination of more than one attribute. That is the simple representation. मैं मीनिंग समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, x जो है वो सुपर की है। अगर ये x सुपर की है, x के अंदर ही तो z आया हुआ है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होते हुए भी ये चीज थर्ड एनएफ में अलाउड है।
बात समझ में आ गई है? ये स्पेशल केस है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है प्लीज? आवाज नहीं आ रही है। यस और नो? आगे चलें। यस सर। गुड। तो देखिए क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। हाँ, क्वेश्चन से पहले BCNF और देख लेते हैं, छोटा सा BCNF। तो BCNF क्या कहता है? x टेंड्स टू y, आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। तो ये कहता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है। अगर ये सुपर की है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, डोंट बोदर अबाउट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्राइम है या नॉन प्राइम है, डजंट मैटर। लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए। अगर सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, तो आप कहोगे क्या कि ये BCNF में है। तो अगर मैं देखूं, दोनों में कंपैरिजन करूं, थर्ड NF और BCNF, x टेंड्स टू y था, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी कि ये सुपर की हो या दूसरा ये प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, दोनों में से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किसके अंदर है? इसके अंदर। मैं कह सकता हूं दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन, कह सकता हूं? कह सकता हूं नहीं कह सकता? BCNF? BCNF is the subset of 3NF। यस सर, यस सर। क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ही कंडीशन है, बस उसी को चेक करना है हमें। मगर इसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी थर्ड NF ने, प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चारों नॉर्मल फॉर्म आपको इस एग्जाम्पल से या इस तरह के कई एग्जाम्पल आप करोगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए, और भी 2-3 एग्जाम्पल हम करेंगे। रिलेशन दे रखा है ABCD और इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है इस टाइप की, AB डिराइव C, C डिराइव A, AC डिराइव D, ये दे रखी है। ठीक है, तो आशीष ने क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट NF से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? BCNF से। तो सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे आप? टेस्ट फॉर BCNF। हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप पिक करोगे। क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ये फर्स्ट NF में है, दूसरा आएगा कि दैट इज इन सेकंड NF बट नॉट इन थर्ड NF। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहला आएगा कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट NF, दूसरा आएगा कि सेकंड NF बट नॉट थर्ड NF, तीसरा होगा थर्ड NF सेकंड NF है, BCNF बट नॉट इन थर्ड NF, इस टाइप से। नहीं, सेकंड NF, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रखे होंगे। और थर्ड NF बट नॉट इन BCNF। ठीक है, इस तरह से आपको पिक करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे BCNF चेक करेंगे। तो BCNF के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट NF से चेक करते हुए चलें। किससे? फर्स्ट NF से, सेकंड NF, थर्ड NF और BCNF। अरे डियर वासु, अभी तक आपने क्या समझा है? बार बार बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट NF तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। फर्स्ट NF में से अगर चेक करा तो वो फर्स्ट NF रिजल्ट आ जाएगा, क्लिक कर दोगे इसको, खत्म। फर्स्ट NF जब नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है तो फर्स्ट NF में तो होगा ही होगा डियर। नहीं जो चीज सर, वो तो बात आपकी ठीक है। 1 NF पहले चेक करें, फिर 2 NF सर, उससे ऊपर ग्रेटर में जाते रहेंगे ना, फिर जोन सा हमें जब उल्टा क्यों चल रहे हो? उल्टा क्यों चल रहे हो? आपको फर्स्ट NF के बाद थर्ड NF तक पहुंचना है। फर्स्ट NF को भी देखो, सेकंड को भी देखो, थर्ड को भी देखो, और आंसर है थर्ड NF। ठीक है, तो तीन चीज को चेक किया ना। जब मैं कह रहा हूं कि थर्ड NF ही क्या पता रिजल्ट हो। ओके सर।
समझ रहे हो? 3 बार क्यों चेक कर रहे हो जब आपको एक बार में आंसर मिल रहा है तो? और रोंग पाथ की तरफ क्यों जा रहे हो जब मैं कह रहा हूं कि दैट इज द रोंग पाथ? दोबारा बार बार वही चीज पकड़ रहे हो आप लोग, तो वो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि आदत में बन जाएगा। आदत में बनते ही आप जब एग्जाम करते हैं ना, तो एग्जाम में से ये शुरू से गंदी आदत है कि एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक भी ऑप्शन अगर हमें मिल गया पहली बार में ही, हम उसको टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हम चारों क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? तो हमेशा जो मैं बता रहा हूं कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को देखना है आपको। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है आपकी? BCNF। सबसे पहले हम BCNF या थर्ड NF दोनों में से किसी को से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो BCNF में प्रॉपर्टी होती है x टेंड्स टू y, और ये जो है अगर वो सुपर की है, सिर्फ वो चेक करना है। तो हर एक के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट की निकालनी होगी। जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, कैंडिडेट की निकालो। तो AB का क्लोजर हमने निकाला, तो क्या आ गया? ABC, जस्ट बिकॉज ऑफ C A आ गया, AC आया हुआ है तो D आ जाएगा। तो AB कैंडिडेट की निकल गई हमारी। क्या सिर्फ AB ही कैंडिडेट की है? यहाँ पर AC निकाल के देखो, AC का क्लोजर निकाला तो ACD आ गया, C की वजह से A आ गया, A ऑलरेडी था, मगर B नहीं आया, तो AB क्या निकल के आ गई? हमारी कैंडिडेट की निकल के आ गई है। ये ध्यान रखना, कैंडिडेट की मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन में। अगर नॉर्मलाइजेशन आपको करना है तो कैंडिडेट की आनी चाहिए। कैंडिडेट की नहीं आती, गलत निकाली, तो पूरा नॉर्मलाइजेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट की का मतलब है बाय डिफॉल्ट सुपर की। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? कैंडिडेट की निकलने के बाद आपको क्या चेक करना है? नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? BCNF। BCNF क्या है यहाँ पर? आप देखिए हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में AB टेंड्स टू C, C टेंड्स टू A, AC टेंड्स टू D। तो क्या ये BCNF में है? बिल्कुल है। क्या ये BCNF में है? नहीं है। क्या ये BCNF में है? नहीं है। नहीं। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि BCNF में नहीं है, तो देन गो टू नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो टेस्ट फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? हर एक को चेक करेंगे, AB टेंड्स टू C, ये तो होगा क्योंकि जब ये BCNF में है, ठीक है जी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा। BCNF इज द सबसेट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर उसके बाद चेक करेंगे C टेंड्स टू A, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? A इज ए प्राइम यस एट्रीब्यूट। सर, बिल्कुल है। यस सर। क्लियर है ना पॉइंट? AC टेंड्स टू D, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, D इज ए प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्लियर? देन यस सर। टेस्ट फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहता था? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। AB डिराइव C, ये तो होगा भाई, AB के ऊपर डिपेंड कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फिर C टेंड्स टू A, C टेंड्स टू A। अब बताइए ये C टेंड्स टू A क्या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? होगी सर। होगी। हाँ सर। यस सर है कैसे? सर। इसमें सर जब हम AB का क्लोजर निकालेंगे, कैंडिडेट की AB को चेक करेंगे तो ये होगी। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब AB के जो पार्ट है, प्रॉपर सबसेट है, वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को वो तो नहीं कर रहा है, मतलब देखो पॉइंट। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। C टेंड्स टू A है, AC टेंड्स टू D है। थोड़ा सा फोकस करना है इस पर डियर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हमें क्या चेक करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कि सभी के सभी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में होने चाहिए। तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्लीज पॉइंट पे ध्यान रखना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज fully dependent on the prime attribute. Clear है पॉइंट? तो fully dependent on the prime attribute का मतलब क्या है? fully dependent on the prime attribute का मतलब है कि वो पार्शली नहीं होने चाहिए।
तो आपको ये ढूंढना है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आप देखो AC टेंड्स टू D, अब समझना पॉइंट को, D क्या है आपका, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। D क्या है आपका, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। अब D जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, A एंड C के ऊपर, मगर C का तो कोई रोल ही नहीं है, C तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है ना, मगर A जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों है, क्योंकि AB जो है हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है, AB हमारी निकल चुकी है कैंडिडेट की। सो बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर D that is the non prime attribute is dependent on the prime attribute, और ये फुली डिपेंडेंट ना होके पार्शियली डिपेंडेंस हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि A एंड B के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है? सर C से A देखें तो C से A अलाउड है, C से A अलाउड है, ये प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है नॉन प्राइम पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नॉन प्राइम पे कर रहा है, नॉन प्राइम प्राइम पे नहीं होना चाहिए, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पे होना चाहिए, ठीक है। फुली डिपेंडेंसी का मतलब होता है की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट, ये डेफिनेशन होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सर नॉन प्राइम से प्राइम हो सकता है, नॉन प्राइम से प्राइम नहीं, हाँ नॉन प्राइम से प्राइम हो सकता है, बिल्कुल। नॉन प्राइम डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइम को, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन किस में होगा, क्योंकि उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, तो रिलेशन को हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि 1NF में, क्योंकि डाटा तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट? तो बाय डिफॉल्ट किस में होगा, फर्स्ट NF में तो होगा ही होगा, क्योंकि ए बी डिराइव C था, C डिराइव A था, और आई थिंक AC डिराइव D था, और रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट थे A B C D, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट तो है ही नहीं यहाँ पर ना। मल्टी वैल्यू कौन सा होता था, जो कैंडिडेट की के अंदर कॉमन होता था, जो कि हमारा रिलेशन के अंदर, सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर तो सारे के सारे एट्रीब्यूट है, तो 1NF में तो होगा ही होगा। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग कुछ। हाँ, एक रिलेशन है ABCDEF, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है AB डिराइव C डिराइव D, CD डिराइव AE, DE डिराइव F, EF डिराइव B। EF डिराइव B। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो किस नॉर्मल फॉर्म में है। पहले तो कैंडिडेट की निकालनी होगी आप लोगों को, उसके बाद चेक करना होगा। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, छोटा सा है, दूसरा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ABCD, AB डिराइव C, BC डिराइव D, दो क्वेश्चन ट्राई करो।
सर फर्स्ट वाला तो फर्स्ट एनएफ में होगा। दोनों फर्स्ट एनएफ में है। आया किसी का आंसर? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट एनएफ में है। ये वाला, ये यस सर। नहीं, फर्स्ट एनएफ से स्टार्ट किया गया फिर सर ये सेकंड एनएफ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट एनएफ में होगा। चेक कहाँ से किया है? थर्ड एनएफ से किया है, सेकंड एनएफ से? सर सेकंड एनएफ से। हाँ तो तभी तो गलत आया। सर 3NF में हाँ 3NF में आएगा, 3NF में आएगा। सर दूसरा वाला भी 3NF में दूसरे वाला 3NF में नहीं है। दूसरे वाला किसमें है? 3NF में नहीं है। ये किसमें आएगा? सेकंड एनएफ। आया किसी का? देखो पहले वाला देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ, पहले वाले में कैंडिडेट की कौन कौन सी है? कैंडिडेट की सर दो है इसमें, कौन कौन सी? एक तो ए बी और एक सी। मैं कहता हूँ कैंडिडेट की इसमें है ए बी, AEF। याद नहीं है आप लोगों को कंसेप्ट कैसे कैंडिडेट की निकालते थे? ADF, ADE, C, 4 कैंडिडेट की है इसमें। मोर कैंडिडेट की देन दैट विल बी कम सर highest 4 normal कैंडिडेट की form। या सुपर की? सुपर होगी ना? कैंडिडेट की सर बट कैंडिडेट की तो मिनिमल होती थी ना सर। बोल रहा है आशीष? यस सर। पढ़ते हो या बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं? सर पढ़ा है सर। पढ़ते तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। कैंडिडेट की याद है मैंने कंसेप्ट कराया था, मोर देन वन कैंडिडेट की कब पॉसिबल होती है? जब राइट हैंड साइड में नॉन ट्रिवियल अगर डिपेंडेंसी है तो राइट हैंड साइड x टेंड्स टू y। याद आ रहा है कुछ कंसेप्ट? जैसे कि a टेंड्स टू b आपको दिया हुआ है, a टेंड्स टू b दिया हुआ है और b जो है वो इसके अंदर आया हुआ है कैंडिडेट की के अंदर, तो b की जगह ये b किसी की अलग डिपेंडेंसी के अंदर b टेंड्स टू c दे रखा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ है, तो सॉरी c टेंड्स टू b है तो ये कहीं पर राइट हैंड साइड में आया हुआ है तो ये c से रिप्लेस हो जाता है। याद है कुछ इस तरह का कंसेप्ट? यस सर यस सर। तो उसमें मैंने क्या बताया था? हाँ मोर सर देन वन ठीक है कैंडिडेट की सर, होती याद है। आ गया सर। ओके सर ओके। तो मैं यही कह रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ते तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। हाँ सर वो भूल गया थोड़ा पीछे का सर। तो यहाँ पर ये सारी की सारी कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की कौन सी होती है आप देखो ना, C is not the part of all these things, AD is not the part of all these things, AEF that is not the part of AB, and AB is not the part of rest of the three. So all these are the candidate key. सुपर की तो वो होगी जो AB के साथ मैंने C जोड़ दिया, तो ये सुपर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है पहले BCNF चेक करेंगे। BCNF क्या होगा? सुपर की चेक करेगा। सुपर की मतलब कैंडिडेट की सुपर की होती है, तो ये तो होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। CD आया हुआ है कहीं पर, C and D कहीं आया हुआ है? नहीं आया हुआ।
ठीक है, DE ये भी नहीं आया हुआ, EF ये भी नहीं आया हुआ। ठीक है जी, नहीं नहीं, C के साथ कुछ भी जोड़ोगे तो वो कैंडिडेट की बनेगा, सॉरी सुपर की बनेगा ना, तो ये अलाउड होगा। भाई CD है ये, C अगर कैंडिडेट की है तो C के साथ कुछ भी जोड़ दो, C के साथ कुछ भी जोड़ोगे आप तो सुपर की बन जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, तो ये अलाउड हो जाएगा BCNF में। फिर उसके बाद देखते हैं 3NF। तो 3NF में ये चीज अलाउड होगी, ये भी अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा। अब राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं। तो F आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, तो ये अलाउड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो अगली फंक्शनल डिपेंडेंसी में B आया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो B क्या इसका पार्ट है? बिल्कुल है, तो थर्ड NF आएगा नहीं आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? पांचों फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रही है, कुछ तो लेफ्ट हैंड साइड को सुपर की लेके, कुछ राइट हैंड साइड को प्राइम एट्रीब्यूट लेके। ठीक है, डाउट क्लियर है सबका? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर उसके बाद है AB टेंड्स टू C और BC टेंड्स टू D। यहाँ पर चेक करो कि ये सेकेंड NF में है या नहीं है। तो पहले तो हम चेक करते हैं BCNF। BCNF के लिए हमारा क्या चाहिए? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या निकलेगी इसमें? कोई बता सकता है कैंडिडेट की कौन सी है? कैंडिडेट की कौन सी है इसके अंदर? AB इज ए कैंडिडेट की, ये आई थिंक सबका आ गया हुआ। पहले BCNF चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए। दूसरा है 3NF। AB टेंड्स टू C, ये सेटिस्फाई कर रहा है। BC टेंड्स टू D, राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, मगर D इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा आपका? अलाउड नहीं होगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे सेकेंड NF। AB टेंड्स टू C, ये तो फुली डिपेंडेंसी है क्योंकि AB इज ए कैंडिडेट की एंड C इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है BC टेंड्स टू D। BC टेंड्स टू D, तो D इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इज डिपेंडेंट ऑन द, किसके ऊपर हो रहा है? D is a non-prime attribute, is dependent on the, किसके ऊपर हो रहा है? B के ऊपर। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करना चाहिए। तो D is a non-prime attribute, is dependent on the prime attribute B। ये सेकंड NF नहीं आएगा भाई, इसका 1 NF आएगा, इसका 1 NF आएगा। कि यहाँ पर देखो ना, D is a non-prime attribute, डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट, और AB जो है वो कॉम्बिनेशन की एट्रीब्यूट है, तो पार्शियली डिपेंडेंसी हो गई। पार्शियली डिपेंडेंसी तो अलाउड नहीं थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है डियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास यहाँ तक ठीक है, और आगे सर डिस्कस कल करेंगे। और क्वेश्चन करा देना इस पे। हाँ, और क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सर और कल इसी के ऊपर क्वेश्चन करा देना, फिर परसों से नया टॉपिक स्टार्ट कर देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसी पे मैं काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि छोटा मोटा डाउट रहेगा वो भी क्लियर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है डियर, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम।
बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम डियर।